Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. हम लोग आज फील्ड के कंसेप्ट को देखेंगे। पिछले क्लास में देखे थे कि 1820 ईस्वी में जाके हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हम मैग्नेटिज्म के सारे टर्म को इलेक्ट्रिसिटी से डिराइव करना शुरू कर दिए। वहाँ एक ग्रैंड सिंथेसिस भी हुआ। इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये तीनों ब्रांच मिलके एक ही हो गया। तो हम लोग एक्चुअली तीन तरह के फील्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला फील्ड है वो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये फील्ड किसी मास के चारों तरफ बनता है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक एम मास रखते हैं, कैपिटल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रख दिए। मान लीजिए ये आपका अर्थ भी हो सकता है। तो अर्थ है तो इसके चारों तरफ हम ग्रेविटेशनल फील्ड बनाते हैं। इसके चारों तरफ का वैसा स्पेस जिसके भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, ठीक है। तो पहला फील्ड एक मास के कारण है। तो अब इस फील्ड को आपको चेक करना है, तो क्या करना होगा? तो देखिए, ग्रेविटेशनल जो इंटरेक्शन है वो मास के बीच है। तो इसको टेस्ट करने के लिए इस जगह में कहीं पे फोर्स लग रहा है या नहीं, तो इस जगह के भीतर हमें एक मास ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरेक्शन मास के लिए है। तो इस मास का हम स्मॉल m रख रहे हैं और इस मास का नाम हम लोग दे रहे हैं टेस्ट मास। ओके, टेस्ट मास इसका नाम देंगे। तो ये पहला फील्ड हो गया। अब उसी तरह से हम सोचें, अगर कोई चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसके चारों तरफ भी एक रीजन बन रहा है। इस रीजन का नाम हम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक चार्ज बॉडी के चारों तरफ जो जगह बन रहा है, इस जगह का नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा? तो जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन है वो चार्ज के बीच है, तो हमें चार्ज बॉडी ही रखना होगा। तो यहाँ हम Q0 चार्ज बॉडी रखें। तो अब आपके पास चार्ज में दो ऑप्शन है, पॉजिटिव चार्ज रखना और नेगेटिव चार्ज रखना। क्योंकि चार्ज आपके पास दो है, मास एक ही तरह का था, तो हम मास में कोई ऑप्शन था ही नहीं, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा था नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन था पॉजिटिव होना। तो मास में हम मास डाल दिए, लेकिन चार्ज में आपके पास दो ऑप्शन है, पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें। तो हम इसको पॉजिटिव रख के सारा डिफिनीशन निकालते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको बोलेंगे। तो हम Q0 एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे डाल दिए। ओके, चेक किए रख के कि क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो मान लेते हैं F फोर्स लग रहा है। यहाँ हम मास रखे थे, मास पे रख के देखें कि कोई फोर्स लग रहा है या नहीं। अगर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फील्ड मौजूद है। ओके, अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन आपके पास दो है। तीसरा ऑप्शन, या तो आप पत्थर का टुकड़ा लीजिए जो 600 BC में इराक में मिला था और जिसको आप मैग्नेट बोले थे, तो आप एक मैग्नेट का टुकड़ा रखिए NS, ठीक है। या 1820 में हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो या तो आप पत्थर रख के इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, या एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख के मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। तो हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिए, या तो इसके कारण बनाए या इसके कारण बनाए। अब आइए, अगर आप पत्थर रखते हैं तो चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो यहाँ तो पोल का कंसेप्ट है, तो आपको एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल रखना होगा। फिर आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, नॉर्थ पोल लें या साउथ पोल लें। तो हम सारा डिफिनीशन चूंकि पॉजिटिव चार्ज लेके मान करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ नॉर्थ पोल होता है। तो हम M0 पोल स्ट्रेंथ का एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल रखते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड नॉर्थ पोल रखें और उस पर क्या फोर्स लगा उसको निकाल लें, पहला ऑप्शन। तो ये हो गया पत्थर और पत्थर के बीच। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है? तो सेकेंड ऑप्शन है कि करंट कैरिंग हम कंडक्टर लें
और इससे फील्ड बनाए, तो इस जगह जो बना इसको चेक करना है कि इसमें कितने स्ट्रेंथ का फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए फिर आपके पास अब दो ऑप्शन है, या आप आईडीएल ले, एक करंट एलिमेंट यहाँ ले। तो आईडीएल के बारे में आप सीखे थे करंट एलिमेंट, तो एक वायर ले ऐसा जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा हो और उसका लेंथ है सो डीएल हो। तो या तो आप आईडीएल ले, और आईडीएल के इक्विवेलेंट आप सीखे थे कि Q0 VV होता है, या तो हम चार्ज पार्टिकल लेके कोई यहाँ पे जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल लेके इसको V वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दे। तो ये आपका यहाँ पे टेस्ट करंट एलिमेंट बन गया। तो देखिए तीनों फील्ड में एक समानता है, तीनों ही फील्ड में आप देखिए पहले में मास के बीच इंटरेक्शन था, तो टेस्ट करने के लिए आपने मास रखा। दूसरा इंटरेक्शन चार्ज के बीच था, तो टेस्ट करने के लिए आपने चार्ज बॉडी रखा। तीसरा इंटरेक्शन पोल के बीच है, तो या तो आप पोल रखिए और इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं तो आप करंट एलिमेंट लीजिए या चार्जेज इन मोशन लीजिए, ये दोनों इक्विवेलेंट टर्म है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए कि हमें तीन तरह का फील्ड मिलता है और हम तीन तरह का टेस्ट करने के लिए तीन तरह का टेस्ट बॉडी सेलेक्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ें और तब देखें, हम जो वहाँ m मास रखे थे ग्रेविटेशनल फील्ड में आते हैं। पहले m मास रखे तो इस पे कितना फोर्स लगा वो निकाल लिए। ठीक है, m मास पे F फोर्स लगता है, तो यूनिट मास पे क्या फोर्स लगेगा, तो यूनिट मास पे F/m फोर्स लगेगा। तो F/m जो फोर्स लगा इसी का नाम हम लोग देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोले या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोले। ओके, अब ये अर्थ है, ये जो जी लेटर है ये आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। ओके, तो अगर आप जो मास रखे हैं कैपिटल M वो अगर अर्थ है, यहाँ हम मास रखे थे बीच में, ये अर्थ है मेरा, तो इसके कारण जो हम फील्ड बना रहे हैं वहाँ जो इंटेंसिटी आएगी उसी को हम लोग स्मॉल जी लेटर से लिख रहे हैं। इसको आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ये अर्थ है तब, और अर्थ के अलावा कोई दूसरा रहेगा मास, तो हम वहाँ जी लेटर से नहीं, वहाँ आई लेटर से इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी F/m है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ये एक्चुअली टर्म इंटेंसिटी है। अगर मास आपका अर्थ है तब उसे स्पेशल जी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। अब सेकेंड ऑप्शन क्या था, तो सेकेंड ऑप्शन में आप इलेक्ट्रिक चार्ज रख के देखे थे, चार्ज के बीच। अब यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, तो Q0 चार्ज पे F फोर्स लग रहा है, तो अब फिर उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। अब Q0 चार्ज पे F फोर्स लग रहा है तो यूनिट चार्ज पे क्या होगा, तो F/Q0 हो जाएगा, और यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इसका नाम हम लोग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, ये यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। तो सिमिलर कंसेप्ट पे अगर हम यहाँ आए मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमें दोनों ऑप्शन को देखना है। पहले पत्थर देख ले, तो अगर हम मैग्नेट का टुकड़ा रख रहे हैं और इसको चेक करने के लिए हम एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल डाले M0 पोल स्ट्रेंथ का, इस पे कितना फोर्स लगा इसको निकाल लिए F। ठीक है, ओके, तो M0 पोल स्ट्रेंथ पे F फोर्स लग रहा है, तो हम यूनिट पोल स्ट्रेंथ पे कितना फोर्स लगेगा ये निकाल सकते हैं। तो M0 पोल स्ट्रेंथ पे F फोर्स लग रहा है, इसलिए यूनिट पोल पे F/m0 फोर्स लगेगा, और ये आप D लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके,
तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये हो गया पत्थर रख के, पत्थर की कहानी। 1820 से पहले की स्थिति यही थी, लेकिन 1820 में जब हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आया तो हम थोड़ा सा कहानी बदल दिए, वो हम फिर सीखेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि इक्वेशन आपका क्या बन रहा है। तो आप देखें यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड में था G का वैल्यू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, ठीक है, तो F/m था। यहाँ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, वो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो F/q0 था। और यहाँ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B क्या था, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को m0 लेटर से लिखे। अब यहाँ क्रॉस अगर हम गुना करें तो F का वैल्यू मिल जाएगा, F = m × G आ गया। यहाँ फोर्स को यहाँ भी गुना करें तो F = q0 × E, ओके। और यहाँ गुना करें तो F = m0 × B। तो देखिए जस्ट दी सिमिलरिटी, अब तीनों में आप देखिए एक ही तरह का काम हो रहा है, एक ही तरह का फॉर्म आ रहा है फोर्स का। यहाँ क्या है, तो ये इंटरेक्शन मास के कारण है, तो मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये इंटरेक्शन चार्ज के कारण है, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और यहाँ पोल के कारण है, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो तीनों इक्वेशन सेम है, F = mg, F = q × E एंड हियर m0 × B, ओके। तीनों फील्ड में समानता है, जो भी कारण है उस कारण को डालिए और उसका जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को डालिए, ओके। तो कितना फोर्स लगेगा वो निकल जाएगा। तो ये इनिशियल कंसेप्ट आप समझ गए। अब देखिए, अब इसे हम करंट एलिमेंट के टर्म में सीखें। 1820 के बाद जब हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आया तब हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो mg यहाँ हम कैसे लिख रहे हैं, इस तीनों इक्वेशन को देखिए, तीनों इक्वेशन को देखें और इसी आधार पर लिखने की कोशिश करें। तो तीनों इक्वेशन में देखते हैं कि जो कारण है वो पहले लिखते हैं और जो स्ट्रेंथ है वो बाद में लिखते हैं। जो कारण है वो पहले लिख रहे हैं और स्ट्रेंथ बाद में लिख रहे हैं। तो अब अगर हम करंट एलिमेंट के टर्म में लिखना शुरू करें तो करंट एलिमेंट में कारण हो गया आइडियल। टेस्ट करने के लिए, यहाँ टेस्ट करने के लिए आप मास रखे थे, यहाँ टेस्ट करने के लिए चार्ज रखे थे, यहाँ टेस्ट करने के लिए पोल रखे थे। तो अब टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो टेस्ट करने के लिए करंट एलिमेंट डालेंगे, ठीक है। तो करंट एलिमेंट या तो आप आइडियल के फॉर्म में लाइए या Q0V के टर्म में लाइए, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये आपको हम पिछले क्लास में डिराइव करके दिखलाए थे। तो या तो आइडियल लाइए या Q0V लाइए। और इसमें गुना है किससे, तो कारण, और उसमें गुना है उसके स्ट्रेंथ से, तो हम स्ट्रेंथ से गुना कर लें, B से गुना कर लें। लेकिन यहीं पे एक समस्या बढ़ गई कि ये टर्म भी वेक्टर है, ओके। आइडियल इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर और B मेरा ऑलरेडी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दो वेक्टर क्या होगा, तो दो वेक्टर को अगर आप गुना कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन था, या तो डॉट प्रोडक्ट लेना था या क्रॉस प्रोडक्ट लेना था। तो अब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लें या क्रॉस प्रोडक्ट लें। यहाँ भी Q0 × V ये एक वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर तो रिजल्ट वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर हो गया और B ऑलरेडी वेक्टर है। अब दो वेक्टर को आपको गुना करना है तो आप डॉट प्रोडक्ट से गुना करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट से गुना करेंगे। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट से गुना करना होगा। क्यों गुना करना होगा, इसलिए कि जो रिजल्ट मिलने जा रहा है फोर्स का, वो फोर्स एक वेक्टर है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो रिजल्ट स्केलर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन, डिफाइनिंग इक्वेशन ग्रेविटेशनल फील्ड में है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में है और जो मैग्नेटिक फील्ड में है, सेम इक्वेशन सेम फॉर्म यहाँ भी वही है, केवल यहाँ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, या थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी सिर्फ बढ़ गई, लेकिन फॉर्म आपका वही रह चुका है, ठीक है। फॉर्म सेम है लेकिन
आपका कम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ गया है। यहाँ हमको देखना होगा कि आईडीएल की दिशा किधर है, हम जो करंट एलिमेंट डाल रहे हैं और जो चार्ज को मोशन में डाल रहे हैं। जरा एक बार फिर से फिगर देखिए, आप यहाँ पे जो करंट एलिमेंट डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस करंट एलिमेंट की दिशा किधर है, ये जो हम करंट एलिमेंट ले रहे हैं ये एक वेक्टर है, तो हम इस करंट एलिमेंट को अलग अलग पॉसिबल डायरेक्शन में रख के देख सकते हैं। ओके, तो इसकी दिशा क्या है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर मिलेगा उसकी दिशा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उससे अब हमें एफ वेक्टर का पता चलेगा। ओके, अब एक दूसरा ऑप्शन था कि हम चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, ठीक है। तो अब किसी भी पॉइंट से अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, मान लीजिए इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करना है, तो यहाँ से अनगिनत दिशा संभव है। ओके, तो हर दिशा में वेलोसिटी v वेक्टर आपका बदल जाएगा। अनगिनत दिशा में आप फेंक सकते थे उस चार्ज पार्टिकल को, तो अलग अलग दिशा में हम फेंकेंगे तो अलग अलग फोर्स लगेगा। इसको ही हम लोग नीचे अब समझेंगे कि आईडीएल लें तो आईडीएल को रखने के लिए आपका डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है, और Q0 भी लें तो यहाँ वेलोसिटी है तो हम उस चार्ज पार्टिकल को अलग अलग दिशा में फेंक सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों के बीच का एंगल भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम थीटा को 0 डिग्री ले लें, थीटा को 0 डिग्री लेने का मतलब कि जिस दिशा में बी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो दिशा है उसी दिशा में चार्ज पार्टिकल को लेके हम बी वेलोसिटी से फेंक दें, तो आपको क्या मिलेगा। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा है उसी दिशा में अगर आप फेंकते हैं तो थीटा का वैल्यू हो गया 0। तो 0 जब हो जाएगा तो हम फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, तो Q0 VB साइन 0 डिग्री, और दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड, और इसमें एक दिशा भी होती है। दिशा के लिए हम n हैट से गुना करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू निकाल के देख रहे हैं, तो जब थीटा 0 होता है तो साइन 0 0 है, तो फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में अगर आप चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। उसी को हम यहाँ भी आइडियल देख सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यही है और इसी दिशा में आप करंट एलिमेंट को भी डालते हैं, करंट एलिमेंट का भी ओरिएंटेशन उसी दिशा में रख देते हैं, तो अगेन आइडियल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 0 बनेगा, तो यहाँ से भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये पहला सिचुएशन हुआ कि जब थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में हम डालेंगे उस चार्ज पार्टिकल को तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो थीटा जब 0 है तब ये सिचुएशन है। थीटा को हम 180 डालें तब क्या होगा, तो थीटा को 180 डाल दें तब भी आपको साइन 180 भी 0 होता है, तो इस कंडीशन में भी फोर्स 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इधर बी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड और आप इसके ठीक उल्टे दिशा में Q0 को लेके v वेलोसिटी से फेंक दिए, ठीक है। आपको बताए कि चार्ज पार्टिकल को अनगिनत दिशा संभव है, हम किसी दिशा में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री बन रहा है और फिर यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा। तो निष्कर्ष निकला कि बी के दिशा में आप चार्ज पार्टिकल को फेंकिए या इसके अपोजिट दिशा में फेंकिए, इन दोनों ही सिचुएशन में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, फोर्स का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। यही एक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बढ़ गई, लेकिन डिफाइनिंग इक्वेशन तीनों ही फील्ड में एक ही तरह का है। यहाँ वेक्टर साइन लेने पे दोनों को करंट एलिमेंट को वेक्टर लेने के कारण, दिशा देने के कारण अब आपके पास ऑप्शन हो गया कि हम किस ओरिएंटेशन में उसको रख रहे हैं या किस दिशा में फेंक रहे हैं, वहाँ डायरेक्शन देखना पड़ गया।
तो यहाँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ गया। यही कॉम्प्लेक्सिटी मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ जा रहा है, ये 3 डायमेंशनल केस हो जा रहा है। यहाँ 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको F वेक्टर की दिशा मिलने जा रही है। ओके, चलिए अब तीसरा सिचुएशन देखते हैं। 0 डिग्री 180 डिग्री देख लिए। अब अगर थीटा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा? तो 90 डिग्री के केस में साइन 90 क्या होता है? साइन 90 1 होता है, और इस केस में फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाता है। इज इट और नॉट? मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि इस केस में आपको F का जो साइन 91 है और साइन 91 आपका साइन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा F मैक्स इज इक्वल टू Q0V इंटू B। तो यहाँ से आप B को लिख सकते हैं F मैक्स डिवाइडेड बाई Q0V। ओके, तो अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आप पीछे वाले फॉर्म से रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये था F डिवाइडेड बाई M। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E का वैल्यू था F डिवाइडेड बाई Q0। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। ओके, तो उसी तरह से हम B का भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन यहां देखेंगे F इज इक्वल टू B इज इक्वल टू F मैक्स डिवाइडेड बाई Q0V। ओके, तो तीनों फॉर्म सेम आ रहा है। यहाँ कारण मास है तो मास डाल दिए, यहाँ कारण चार्ज है तो चार्ज डाल दिए, यहाँ कारण चार्ज पार्टिकल इन मोशन है तो Q0 इंटू V दे दिए। तो तीनों ही फील्ड में एक समानता है। कंसेप्चुअली बहुत तीनों जो है कंसेप्चुअली सेम है और सेम फॉर्म आ रहा है। केवल यहाँ देखना है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में हम उस करंट एलिमेंट को रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कभी कभी फोर्स 0 भी हो जाएगा, जो आप देखिए 90 डिग्री और 180 डिग्री के केस में है, 0 डिग्री और 180 के केस में है। और कभी फोर्स आपका मैक्सिमम भी होगा जब वो थीटा 90 डिग्री हो तब। ओके, तो अब आप तीनों फील्ड के बारे में समझ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू।